तो नमस्कार, मैं अनुज कुमार शुक्ला। सीटेट को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का अध्ययन या पर्यावरण पढ़ाया जाएगा और हमारे अन्य अध्यापक भी अन्य मैथ मनोविज्ञान आज की वीडियो डाल रहे हैं और अधिक से अधिक आप लोग लाइक शेयर करिएगा। पर्यावरण किसी भी विषय को, जैसे मेरा मानना है कि यदि हम किसी विषय को पढ़ें सबसे पहले कि ये पर्यावरण आया कैसे, पर्यावरण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यहाँ पर पर्यावरण की शुरुआत यानी पर्यावरण सबसे पहले जो अध्ययन किया गया वो भूगोल विषय के अंतर्गत किया गया। भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण को 20वीं सदी में भूगोल को पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ाया गया। लेकिन 21वीं सदी में पर्यावरण भूगोल से अलग कर दिया गया। आज पर्यावरण अलग विषय के रूप में मान्य हो गया है। इससे भी प्रश्न एक आध बार टेट वगैरह में आ चुके हैं कि पर्यावरण कब से अलग विषय के रूप में हुआ। 21वीं सदी में पर्यावरण अलग विषय के रूप में हमारे सामने आ गया। पर्यावरण आज सीटेट टेट से लेकर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी 10 से 20 प्रश्न आते रहते हैं। सीटेट और टेट में तो 30 प्रश्न पर्यावरण से आते हैं। सीटेट के अंतर्गत पर्यावरण के 15 प्रश्न मूल पर्यावरण से आते हैं और 15 प्रश्न शिक्षण से आते हैं। तो सबसे पहले सीटेट की क्लासें यहाँ शुरू हुई हैं और सीटेट क्लास के अंतर्गत 15 मूल प्रश्नों का अध्ययन पहले किया जाएगा। अब थोड़ा इसको हम जाने कि पर्यावरण किस विषय के अंतर्गत था, भूगोल विषय के अंतर्गत था, ये कब अलग विषय के रूप में आया, 21वीं सदी में अलग विषय के रूप में आया। अब पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परिधन आवरण, परिधन आवरण को मिलाकर पर्यावरण बना। परि का मतलब होता है परिता और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, यानी जो चारों ओर से हमको घेरे हुए है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण के मुख्य तत्व अब क्या हैं? पर्यावरण के मुख्य तत्व के अंतर्गत एक आता है जैविक तत्व, दूसरा आता है अजैविक तत्व और तीसरा है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व, जैविक तत्व के अंतर्गत वनस्पतियां, जीव जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आते हैं और इनसे रचना होती है जीवमंडल की। कभी इस पर प्रश्न आता है जीवमंडल के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं, तो जीवमंडल के अंतर्गत वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मानव या मनुष्य और सूक्ष्म जीव आते हैं। पर्यावरण का जो अजैविक तत्व है या इसी को हम भौतिक घटक भी कहते हैं या भौतिक तत्व, इसके अंतर्गत इसको मुख्य रूप से तो 3 भाग, एक को स्थल, दूसरा जल और तीसरा वायु। ये अजैविक तत्व की क्या भूमिका होती है? अजैविक तत्व सभी जैविक तत्वों को निवास क्षेत्र प्रदान करते हैं, निवास क्षेत्र। और तीसरा जो सांस्कृतिक तत्व है ये पूर्ण रूप से मानव निर्मित होता है, मानव निर्मित होता है और इसके अंतर्गत आते हैं सांस्कृतिक तत्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व। जहाँ तक सीटेट की बात है, सीटेट में ज़्यादातर सांस्कृतिक तत्व से प्रश्न आते हैं। सामाजिक तत्व में जैसे इसके अंतर्गत परिवार हो गया, भोजन हो गया, रहन सहन हो गया, उनके मुख्य त्यौहार हो गए। आर्थिक तत्व मुख्य रूप से जो अजैविक घटक से मानव प्राप्त करता है, आर्थिक संसाधन, ये आर्थिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक तत्व, कहने का मतलब ये है कि सीटेट से जो ज़्यादा प्रश्न आते हैं व्यवहारिक आते हैं और ये व्यवहारिक प्रश्न सांस्कृतिक तत्व के घटक से या सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत से ही आते हैं। ये है पर्यावरण का एक सामान्य परिचय कि पर्यावरण वास्तव में किसका विषय था? भूगोल का। पर्यावरण 21वीं सदी में अलग हुआ।
पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। फिर पर्यावरण के मुख्य तत्व जैविक है, अजैविक और सांस्कृतिक तत्व। जैविक तत्व के अंतर्गत वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आते हैं जिनसे रचना होती है जीवमंडल की। अजैविक या भौतिक तत्व के अंतर्गत स्थल, जल और वायु आते हैं जो जैविक तत्वों को निवास क्षेत्र आधार प्रदान करते हैं, निवास क्षेत्र या आधार प्रदान करते हैं। और सांस्कृतिक तत्व जो हैं ये पूर्ण रूप से मानव निर्मित होते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आते हैं। ठीक, ये है एक सामान्य। अब इसके बाद पर्यावरण की कुछ अवधारणाएं हैं। अवधारणा को जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसके इतिहास को जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक हम किसी के इतिहास को नहीं जानते कि तब तक वो पूरा नहीं होता है। इतिहास जानना अति आवश्यक। किसी भी विषय को आप पढ़िए तो उसके इतिहास को ज़रूर जानना चाहिए कि क्यों उत्सुकता हुई, क्यों पढ़ने की इसकी आवश्यकता पड़ी। इसको जानने के लिए हमें इसके इतिहास को जानना होता है, क्योंकि पर्यावरण मुख्य रूप से मानव से संबंधित है, जीव जंतुओं से संबंधित है, वनस्पतियों से संबंधित है। इसलिए मानव के विकास की अवस्था को हम यदि जानेंगे, मानव के विकास की अवस्था के आधार पर हम पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं। तो मानव के विकास की जो अवस्था है, जो प्रथम अवस्था है, उसे हम कहते हैं पुरापाषाण काल। दूसरी जो विकास की अवस्था है मध्यपाषाण काल। तीसरी जो अवस्था है ये नवपाषाण काल। और जो चौथी अवस्था है ये प्रौद्योगिकी काल कहलाता है, प्रौद्योगिकी काल। अब पुरापाषाण काल में मानव ने पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया, या मानव पर्यावरण से किस प्रकार प्रभावित हुआ, या पर्यावरण की दृष्टि से पुरापाषाण काल का मानव हानिकारक था कि नहीं, इसके बारे में हमें जानना है। पुरापाषाण काल का मानव, अगर थोड़ा सा इतिहास आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि सिर्फ उसका एक ही कार्य था, भोजन को इकट्ठा करना। और भोजन वो इकट्ठा कहाँ से करता था? जंगलों से करता था। तो जंगल से कंदमूल फल यानी कि फल फूल पर निर्भर था, पौधों से वो फल प्राप्त करता था और उस पौधे के फल की गुठली को फेंकता था और एक नया पौधा तैयार होता था। इसलिए कहा गया कि पुरापाषाण काल का मानव सिर्फ एक कारक था, पर्यावरण के लिए किसी प्रकार से हानिकारक नहीं था और वो पाता और दाता की स्थिति में था। इस पर एक बार प्रश्न भी आ चुका है कि पुरापाषाण काल का मानव पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार था? पाता और दाता की स्थिति में था। पाता का मतलब था कि वो फल तो प्राप्त करता था, और दाता का मतलब जब गुठली को फेंकता था तो एक नया पौधा भी तैयार हो जाता था और इससे प्रकृति का जो संतुलन था वो बना रहता था। फिर आगे है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के मानव एक नई विधा को सीखा और नई विधा में आता है पशुचारण काल, इसे कहा जाता है। पशुपालन या पशुचारण काल यानी मानव ने पशुओं को पालना सीख लिया, और पशुओं को पालने से ये हुआ कि मानव में सामाजिकता का विकास हुआ। जो मानव अकेले जंगलों में टहलता था, अब वो समूह में रहने लगा, एक से अधिक लोग साथ साथ रहने लगे और इससे इन लोगों में सामाजिकता आई, सामाजिकता का विकास हुआ। एक दूसरे की बातों को लोग समझने लगे, समूह में रहने लगे, और मध्यपाषाण काल का मानव भी पर्यावरण की दृष्टि से किसी प्रकार से हानिकारक नहीं था। नवपाषाण काल का मानव आर्थिक मानव कहलाता है, क्योंकि इसने अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक धन के लिए कुछ कार्य किया। आर्थिक मानव इसलिए कहा गया, और क्या किया इसने? कृषि करना सीख गया। नवपाषाण काल का मानव क्या किया? कृषि करना सीखा, और कृषि करने के लिए नदी के किनारे आकर बसा। नदी के किनारे बसने से, नदी के किनारे बसा तो सिंचाई के लिए वहाँ पर नम भूमि हुआ करती थी, इसलिए ये नदी के किनारे आके बसा और नदी घाटी की सभ्यता विकसित हुई। जैसे नील नदी की घाटी में एक सभ्यता विकसित हुई जिसे कहा गया मिस्र की सभ्यता। दजला और फरात नदी, दजला फरात नदी के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, मेसोपोटामिया। और हड़प्पा की जो सभ्यता है ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुई। तो एक आध बार टेट में इससे भी प्रश्न आ चुका है कि नील नदी
का वरदान किसे कहा गया? मिस्र। मिस्र नील नदी का वरदान है। दजला और फरार नदी के तट पर कौन सभ्यता विकसित हुई? मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर। अब यहाँ से एक बार एक प्रश्न ये भी आपको जानना जरूरी हो जाता है कि कृषि की जो सबसे प्राचीन पद्धति है या कृषि का सबसे हमें प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान क्षेत्र, बलूचिस्तान। और उस समय मेहरगढ़ को कहा जाता था रोटी की डलिया। रोटी की डलिया इसे कहा गया। और रोटी की डलिया से आप अनुमान लगा सकते हैं कि रोटी बनती है गेहूँ और जौ से बना करती थी। तो गेहूं और जौ फसल सबसे पहले उगाई गई और वो हमें कहाँ से मिला? साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से चावल के भी उगाने का साक्ष्य हमें मिलता है कोलडीहवा से। कोलडीहवा जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास स्थित है, गंगा नदी घाटी में स्थित है। तो चावल के साथ तो सबसे पहले गेहूं और जौ। फिर कृषि में हमने क्या उगाना सीखा? चावल उगाना सीख गया। कहाँ से? गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में। और इसी समय जो कृषि की एक नवीन पद्धति विकसित कृषि की जो पद्धति विकसित हुई इसे कहा गया झूम कृषि। तो प्रश्न इस पर भी आया कि कृषि की सबसे प्राचीन पद्धति कौन है? तो कृषि की जो सबसे प्राचीन पद्धति है वो है झूम कृषि है। तो झूम कृषि क्या आज भी प्रचलन में है? तो झूम कृषि आज भी प्रचलन में है। भारत में कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों में आज भी यह झूम कृषि प्रचलित है। और पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से असम, ओडिशा आदि राज्यों में झूम कृषि का प्रचलन आज भी है। इससे भी प्रश्न है कि कृषि की सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? झूम कृषि है। आज कहाँ प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में असम, ओडिशा, मेघालय राज्यों में आज भी कृषि प्रचलन में है। चौथा चरण का मानव जो प्रौद्योगिकी काल कहा गया, इसे प्रौद्योगिकी मानव कहा भी गया। और प्रौद्योगिकी मानव ही आज हमारे पर्यावरण के लिए विध्वंसक माना गया। तो मानव विकास की अवस्था में किस चरण का मानव सब हानिकारक हुआ? चौथे चरण का प्रौद्योगिकी मानव। इससे प्रश्न बना कि कौन सा मानव पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है या विनाशकारी है? तो प्रौद्योगिकी मानव पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक या विनाशकारी है। ये है मानव विकास की अवस्था। मानव विकास की अवस्था में हम जाने कि प्रारंभिक मानव हानिकारक नहीं था, पाता और दाता की स्थिति में था। दो ही प्रश्न अभी तक इससे बने और चौथा ये बना कि कौन सा मानव पर्यावरण के लिए विध्वंसकारी है? तो प्रौद्योगिकी मानव पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। कृषि का हमें प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता, दजला फरात मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई। अब इसके बाद हमें जानना है कि मानव और पर्यावरण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। अवधारणा को जानना जरूरी है क्योंकि अवधारणा से एक आध प्रश्न कभी बनते हैं। जैसे जो पहली अवधारणा आई थी उसे नियतवादी या निश्चयवादी अवधारणा कहा गया। दूसरी अवधारणा जो आई वो संभववादी अवधारणा थी। तीसरी अवधारणा नवनियतवादी। और जो चौथी अवधारणा है जो आज आधुनिक विकास के लिए मांग भी है वो है धाड़ी विकास की अवधारणा। इन चार अवधारणाओं के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? जैसे पहले बताया गया कि नियतवादी या निश्चयवादी अवधारणा। दूसरी अवधारणा है संभववादी अवधारणा। और तीसरी जो अवधारणा है नवनियतवादी अवधारणा। और चौथी जो है धाड़ी विकास की अवधारणा। यहाँ पर हमें किसी परीक्षा, चाहे वो हम अन्य कोई कंपटीशन दे रहे हों या सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन चार अवधारणाओं पर ही फोकस हमें डालना है या इतना ही पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर जो नियतवादी अवधारणा है, निश्चयवादी शब्द से ही पता चल रहा है कि नियत है, निश्चित है, यानी कि प्रकृति के बारे में सिद्धांतकारों ने कहा कि प्रकृति एकदम निश्चित है, अजय है, अमर है,
मानव प्रकृति के हाथ का मात्र खिलौना है, वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रकृति में नहीं कर सकता है। इनका कहना है कि जिस प्रकार एक बच्चा खिलौने से खेलता है और एक बार उसको इधर पटकता है फिर उधर पटकता है, उसी प्रकार से प्रकृति मानव के हाथ का मात्र एक खिलौना है। और इस अवधारणा को दिया है हमबोल्ट और रिटर ने, हमबोल्ट और रिटर। यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा नियतवादी अवधारणा को किसने दिया, हमबोल्ट और रिटर ने दिया। फिर इतना आपको जानना है कि इसमें क्या कहा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रकृति अजेय है, अमर है, मानव प्रकृति को बस में नहीं कर सकता है, प्रकृति मानव के साथ खिलौने की तरह खेल सकती है। संभववादी इससे जस्ट विपरीत है। संभववादी अवधारणा को दिया था विडाल डी ब्लास ने। इन सिद्धांतकारों का मानना है कि सब कुछ शब्द से ही पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि संभववादी सब कुछ संभव है। किसके लिए? मानव के लिए सब कुछ संभव है। क्या संभव है? कि वो प्रकृति को एकदम जीत चुका है, प्रकृति को अपने बस में करना मानव के लिए क्या है? संभव है। यही इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है कि वह चाहे जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन करे, लेकिन प्रकृति उसका कुछ प्रतिकार या प्रति उत्तर नहीं दे सकती है। किस सिद्धांतकारों का मानना है? संभववादी। अब इन दो अवधारणाओं से थोड़ा सा अगर हम सोचें तो हमारा दिमाग ये पहुंचता है कि ना तो नियतवादी अवधारणा पूर्ण रूप से सत्य है और न ही संभववादी अवधारणा ही सत्य है। क्योंकि आज भी ना तो प्रकृति पूर्ण रूप से मानव को अपने बस में कर सकती है और न ही मानव प्रकृति को अपने बस में कर सकता है। यदि ऐसा होता तो भूकंप, सुनामी या भूस्खलन आदि को मानव रोक लेता, और यदि ऐसा होता कि प्रकृति ही, तो मानव चांद पर न पहुंचता, मंगल पर न पहुंचता। तो इससे लगता है कि ये दोनों जो अवधारणाएं हैं ये अतिवादी अवधारणाएं हैं, और मानव के विकास की जो अवस्था है या अवधारणा दिया गया है मानव पर्यावरण के मध्य संबंध का, इसमें नवनियतवादी अवधारणा आई, तीसरी अवधारणा आई। और इस अवधारणा का मानना है कि मानव तभी संतुलित सतत विकास, अस्थायी विकास तभी कर सकता है जब प्रकृति या पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करे। यदि वो प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करेगा तो प्रकृति उसका उत्तर जरूर देगी, और उत्तर देती है किस रूप में? आपदाओं के रूप में उत्तर देती है। जैसे कभी भूस्खलन आता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी सुनामी आती है। तो कहने का मतलब यही है कि पर्यावरण यानी प्रकृति को ध्यान में रखकर यदि मानव विकास करे और प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन करे तो उसके द्वारा किया गया जो विकास है वो अस्थायी होगा। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया, अस्थायी या सतत विकास या निरंतर विकास तभी हो सकता है जब मानव किसको ध्यान में रख के? प्रकृति को ध्यान में रखकर विकास करता है। और इस सिद्धांत को दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने दिया नवनियतवादी अवधारणा। और अस्थायी विकास, इस पर एक प्रश्न बना कि अस्थायी विकास या सतत विकास की बात किन सिद्धांतकारों ने किया? नवनियतवादी सिद्धांतकारों ने अस्थायी और सतत विकास की बात किया। और इसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में अस्थायी विकास की चर्चा हुई, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बन गया अस्थायी। पूछा गया कि किस पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अस्थायी या सतत विकास था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 का मुख्य विषय ही क्या था? अस्थायी विकास था। इसको आप नोट कर सकते हैं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या था? अस्थायी या सतत विकास। किस पृथ्वी सम्मेलन में चर्चा हुई? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, और 21 बिंदु का एक एजेंडा जारी किया गया, 21 बिंदुओं का एक एजेंडा, और इसलिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके बाद? नवनियतवादियों के सिद्धांतकारों के बाद ये अवधारणा आई। चौथी जो आज जिसकी हमें ज़रूरत है, जिस पर आज जोर दिया जा रहा है कि जो हमारे परंपरागत साधन हैं ऊर्जा के, परंपरागत साधन जो ऊर्जा के हैं, जैसे कोयला है,
डीजल है, पेट्रोल है, इन पर निर्भरता हम कम करें, क्योंकि इनका भंडार सीमित है और यदि हम इनका अत्यधिक दोहन करते हैं तो इससे हमारा पर्यावरण भी क्या होता है, प्रभावित होता है, दूषित होता है। तो इसके लिए चौथी जो अवधारणा धारणी विकास की आई, ये 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड ने इस अवधारणा को दिया और इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य ही है सतत, शाश्वत, निरंतर विकास ही इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें कहा गया कि शाश्वत विकास, अस्थायी विकास, निरंतर विकास तभी हो सकता है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ संसाधन शेष बचा कर रखें। इस अवधारणा का यही मुख्य उद्देश्य है। तो इस पर प्रश्न भी बना कि धारणी विकास किसके प्रति हमें संवेदनशील बनाता है? प्राकृतिक संसाधनों के प्रति धारणी विकास संवेदनशील बनाता है। मनुष्य को या व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उसका दोहन उतना ही करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को वो शेष कुछ बचा कर रखें, कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको कुछ शेष बचा रहे। इसलिए धारणी विकास की सिद्धांत को या धारणी विकास की अवधारणा को अंतर पीढ़ीगत अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ संसाधनों को शेष बचा कर रखना है। इसलिए धारणी विकास के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? अंतर पीढ़ीगत सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। और धारणी विकास ऊर्जा के किन साधनों पर जोर देता है? नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों पर जोर देता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण कम प्रदूषित हो और जो किया गया हमारा कार्य या विकास का जो भी कार्य हम करें वो अस्थायी या शाश्वत बना रहे। ये है पर्यावरण का एक सामान्य परिचय। पर्यावरण सामान्य परिचय में हम पर्यावरण का अर्थ जाने, फिर इनका इतिहास जाने, फिर इनकी हम कुछ अवधारणा जाने, फिर इनके कुछ प्रभाव को हमें यहाँ पर जानना है। प्रभाव दो प्रकार से पढ़ते हैं। प्रभाव में हम दो भाग में इसको बांटते हैं। एक हम बांटते हैं कि प्रत्यक्ष प्रभाव और एक बांटते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करते हैं कि पर्यावरण का प्रभाव मानव पर किस प्रकार पड़ता है। तो दो तरीके से पड़ सकता है, एक को हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरे को कहते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है जो हमें दिखाई देता है, तत्काल हमें उसको देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो अधिक घातक होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसको अध्ययन करेंगे।